हेलो। नमस्कार। आज लेकर उपस्थित हूँ एक और कहानी। ये कहानी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। आरंभिक कहानी की अगर इसकी बात करें तो उन आरंभिक कहानियों में से एक है, और बिना इस कहानी के चर्चा के हिंदी कहानी का इतिहास पूरा नहीं हो सकता है। ऐसी ये कहानी है। आज 105 वर्ष होने जा रहे हैं इस कहानी के, और अपने कथ्य में, अपने संवेदना में, अपने प्लॉट में ये कहानी आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई फ्लैशबैक पद्धति में पहली प्रेम कहानी है हिंदी की, जिसे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा था। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। तत्कालीन आलोचना जगत में बड़ी अच्छी आलोचनाएं उन्होंने लिखी हैं। हिंदी निबंधों में खासकर उनका निबंधों का जो विकास रहा है उस पर, और संस्कृत परंपरा में उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। हिंदी आलोचना के आरंभिक जो रचनाकार थे, हिंदी के जो आरंभिक आलोचक थे, उसमें से पंडित चंद्र आते हैं। तो गुलेरी जी की ही ये कहानी है। कुल 3 कहानी उन्होंने लिखी थी, 3 कहानियां उन्होंने लिखी थी, जिसमें एक उसने कहा था, दूसरा सुखमय जीवन, और तीसरा बुद्धू का कांटा। 2 कहानियां तो बहुत चर्चित नहीं हुई, लेकिन उसने कहा था कहानी सर्वाधिक रूप से अपनी चर्चित हुई, और अपने निर्माण के 105 वर्षों के बाद भी आज भी ये कहानी उतनी ही तन्मयता से पढ़ी जाती है। आलोचक वर्ग द्वारा, समीक्षक वर्ग द्वारा उसकी समीक्षा होती है। मुझे याद है सन 2008 में गुरुवर प्रोफेसर नामवर सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक कार्यशाला में आए हुए थे, जिसमें 2 दिनों की वो कार्यशाला थी। पहले दिन कविता कैसे पढ़ें और दूसरे दिन कहानी कैसे पढ़ें, इस विषय पर वो कार्यशाला थी। और मैं उस कार्यशाला में बतौर दर्शक मौजूद था, और मैंने देखा था कि उस कहानी को उसने कहा था, कहानी को प्रोफेसर नामवर सिंह ने चुना था पढ़ाने के लिए, बताने के लिए कि कहानी को कैसे पढ़ी जाए, उसके कंटेंट को कैसे देखा जाए, उसके भाषा को कैसे देखा जाए, और उसके कथ्य को कैसे देखा जाए, कैसे उससे सामाजिकता, उससे समाज की भाषा निकल कर आती है, कैसे व्यक्तियों की व्यवहार हमें समझ में आता है। जरूरी नहीं कि हर चीज़ कही जाए, बहुत सारी चीज़ें समझी भी जाएं। तो इसलिए ये कहानी तो बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। ये उसने कहा था, और काफ़ी चर्चित कहानी रही है। सो आज इसी कहानी का मैं पाठ आप लोगों के समक्ष करना चाहता हूँ। एक बात और, कल जो कहानी मैंने पढ़ी थी रेणु जी की, ठेस कहानी, आप सबने उसे बहुत सराहा, लाइक किया, पसंद किया, स्नेह दिया, आपने कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं। बहुत बहुत आभारी हूँ। उम्मीद है आगे भी आप इसे सराहेंगे। और तो इसीलिए आप सभी के लिए इन कहानियों को लेकर रोज़ कोशिश कर रहा हूँ कि एक कहानी को लेकर आऊँ और एक चलूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, हिंदी की पहली लव स्टोरी, हिंदी की पहली प्रेम कहानी, और हिंदी की पहली फ्लैशबैक कहानी जो पूर्व दीप्ति में जाकर लिखी गई है। पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध की है। तो इसी पर आप सबने पढ़ी है, कहानी को पढ़ी होगी। और फिर आइए देखते हैं एक नए तरीके से क्या सुनते हैं कहानी को, कैसी लगी आप सब मुझे बताइए। उसने कहा था, पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुन, इक्के वाले कभी कभी घोड़े की नानी से अपना निकट का संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं,
तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ाकर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोमचों और भारों वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चुनौती देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीर्णे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिये, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच से होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथनों से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटाता ना था। तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की ने कुछ आंख चढ़ाकर धत कहा और दौड़ गई। लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही थत मिलता। एक दिन जब लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं है रेशम से कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छावड़ी वाले के दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ाई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मई से ऊपर बर्फ। पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। 2-2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से कोई बचे तो लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह, और 3 दिन है। 4 तो खंदक में ही बिता दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी, फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे, पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल सा हरा बाग है और फल दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, नाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नींद नहीं मिली। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार दूं, मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन को देखते हैं, मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था। 4 मील तक एक जर्मन को नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लैना सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई के दोनों तरफ से चंबे की बाबलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उठ उद्यमी, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दो। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूं। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहीं मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहीं बुला लेंगे या फिर वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी में। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं।
देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, तो सिगरेट देने में हट करती है। होठों से लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोध सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूं। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो, आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखी लकड़ियों के तख्ते पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल के खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की सिर होगा और हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह की ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुरक। हाँ भाइयों, कैसे? दिल्ली शहर में पिछोड़ नो जांदिया, कर लेना लौंगा द पार मड़िया, कर लेना नाड़ेदा सौदा अड़िया हुए, लाना चटाका कुंदुए नु, कुंदुए बनावे मजेदार गोरिया होने, लाना चटाका कुंदुए नु। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे। पर इस सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर से ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज करते रहे। दोपहर हो गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह करा रहा है, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा। कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला। कपकपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही है मैं। गुरु उनका भला करे। यूं कहकर अब लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? और नहीं झूठ। और यूं ही नहीं करते। बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी। आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता। इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लप्टन साहब, हुकुम हुजूर। कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने खड़ा हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोनों में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है। जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर आया हूं। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले जाओ, उनसे मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लप्टन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए, जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लप्टन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के कटे बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के हुए मजे यहाँ कहाँ, याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ले रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी देखी न थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पट्टे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट के मैस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने तो वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूं साहब, दियसलाई लेकर आता हूं। कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि अब क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ क्यों लहना, क्या कयामत आ गई है? जरा आंख तो लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आ गई है और लप्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या? लप्टन साहब या तो मारे गए या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा और बातें की है। सौरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए? धोखा है।
सूबेदार हो रहा, कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठ है, चले आओ, खंदक के पीछे से निकालो, पता तक न खड़के। देर मत करो, हुक्म तो यही है कि ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म, जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लपटन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 हो। 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। लौटकर खाई के मुंह पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेल से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक के दीवारों में घुसेड़ दिया, तीनों में से एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा, बाहर की तरफ जाकर दियसलाई जलाकर गुत्थी पर रखने वाला था। इतने में बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब के कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दियसलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आख मिन कट कहकर चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके, साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया, जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी आपसे। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगधारी के जिले में नीलगाय, यह सीखा कि जगधारी जिले में नीलगाय होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लपटन साहब तो बिना डेम के 5 वक्त बोला भी नहीं करते थे। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़ों से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था, औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़कर वे विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गो हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य आने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो खबरदार जो मेरे गांव में पैर रखा तो। साहब की जेब से पिस्तौल चला और लहंगा की चांग में गोली लगी। इधर लहंगा की हेनरी मार्टिन के 2 फायर ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में खुद घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ 8 लहना सिंह तक मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाहे गुरु जी की फतह, वाहे गुरु जी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठों पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछों वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और, अकाल सिखा दी फौज आई, वाह गुरु जी दी फतह, वाह गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था, कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिने और की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली।
कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रार रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदार ने जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ। और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा माथा टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, मैंने तेरा और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक कर सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब वह धत कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं है रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। लहना, सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदार ने मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी। लहना चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला। उसने कहा था स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है मैंने तो तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की घंगरिया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुआ, उसे 1 ही बरस हुआ। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदार ने रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यही मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदार ने ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला दे, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर दो, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख लो। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस सबके हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा यहीं दोनों बैठकर आम खाएंगे। आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ इसी महीने उसके लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची में मैदान में घाव से मरा सिपाही लहना सिंह। धन्यवाद। जय हिंद।